गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी हिंदी मीडियम 12th के जो चैप्टर है वो लगातार ला रहा हूँ। बाकी सभी पीछे जो पढ़ाए गए चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक है, तो आ जाए हम चैप्टर जो हमारा चल रहा था उस चैप्टर में हम आगे बढ़े। तो चैप्टर नंबर था हमारा 10। लेसन 10 पढ़ रहे थे और जिसका नाम था मानव बस्ती। मानव बस्ती। और इन मानव बस्ती में हम देखें तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? मानव बस्तियों में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार पढ़ चुके थे। ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती हैं, नगरीय बस्तियां कौन सी होती हैं, ये हम देख चुके थे। ठीक है, फिर ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा, इनकी प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, प्रतिरूप पढ़े, नगरीय बस्तियां पढ़ी। नगरीय बस्तियों व्यावसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आकृति के आधार पर जो इसमें आगे देखें वो भी हमने देखा। सांस्कृतिक नगर भी हमने देखे, व्यापारिक नगर भी हमने देखे, प्रशासनिक नगर भी हमने देखे। अब देखेंगे इसमें आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आकृति के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो आकृति के आधार पर हम देखते हैं कि ये नगरीय रेखाकार, वर्गाकार, ताराकार, अर्धचापाकार ये सभी हैं। भाई आयताकार है, वर्गाकार है, चापाकार है, ये सभी कैसे हैं? आकृति के आधार पर बनाए गए होते हैं। ठीक है, आगे देखें इसमें तो विकसित व विकासशील देशों में कस्बे व नगर, उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, चंडीगढ़ व कैनबरा जो है नियोजित नगर है। कौन से? चंडीगढ़ भारत में है और एक कैनबरा, ये दो नगर हैं जो नियोजित नगर हैं। कैसे नगर हैं? नियोजित नगर। अब सीधे से शब्दों में कहें कि नियोजित नगर कहते किसे हैं? नियोजित नगर सभी प्राय होता है कि जिन नगरों को बसाने से पहले उनका एक मैप बना करके नियोजित तरीके से व्यवस्था की जाती है और तब जाके उसे बसाया जाता है, तो उसे नियोजित नगर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें अदिस अबाबा के नाम से यहाँ एक पुराना आपके दिया हुआ है, अदिस अबाबा। अभी अदिस अबाबा एक सुनियोजित नगर है। क्या है? और अदिस अबाबा जो शब्द होता है इसका मतलब होता है नवीन पुष्प। क्या होता है? नवीन पुष्प। अदिस अबाबा का मतलब होता है नवीन पुष्प। ठीक है, इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी नगर जो है अदिस अबाबा, जैसे इसके नाम से है, अदिस मतलब नया, अबाबा मतलब पुरुष, की स्थापना 1878 में। 1878 में इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी जिसका अदिस अबाबा नाम रखा गया, ये सुनियोजित नगर था। अदिस का मतलब होता है नवीन, अबाबा का मतलब होता है पुष्प, यानी कि नवीन पुष्प रखा गया। ये राजधानी बनाई गई। जैसे हमारी जयपुर राजधानी है, उसको भी बनाने से पहले, बसाने से पहले उसका प्रॉपर मानचित्र बनाया गया, एक मैप बनाया गया जिससे उसको किस तरीके से बनाया जाना है, क्या क्या सुविधाएं कहाँ कहाँ होंगी, ये पहले ही निर्धारित कर लिया गया। ठीक है, संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति क्षेत्र में है। ये संपूर्ण नगर कौन से क्षेत्र में है? पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय घाटी क्षेत्र है ये, पर्वतीय घाटी क्षेत्र में स्थित है ये। किसमें है? पर्वतीय घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है,
राजकीय मुख्यालय प्याजा, अराद, आमिस्टर, किलो के चारों ओर सड़कें बनाई है। मरकोटा में भी एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच सबसे बड़ा बाजार। देखो उत्तर में ये अफ्रीका की बात हो रही है, उत्तर में काहिरा, पीछे पड़ा चुका और रेल मार्गों में काहिरा, ठीक है, और दक्षिण में केप टाउन, और उसके मध्य में जो है ये अदिस अबाबा एक बड़ा नगर है, बड़ा बाजार है, बड़ा नगरीय केंद्र है जिसे हम अदिस अबाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अदिस अबाबा जहां तक बहुसंख्यक विद्यालय, चिकित्सालय, स्कूल, जिबूती अदिस अबाबा रेल मार्ग, बोलो हवाई अड्डा जो है वो भी, और इथोपिया के मध्य में स्थित है। कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं, कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए मैं बात कर रहा था कि आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग पे नहीं थी, कोई बात नहीं। चंडीगढ़ जो है, कैनबरा जो है पर्वतीय घाटी क्षेत्र है। अदिस अबाबा जो है नवीन पुष्प जिसे कहते हैं 1878 में इथोपिया की राजधानी बनाया गया। उत्तर में काहिरा, दक्षिण में केप टाउन, के बीच में अदिस अबाबा एक नवीन पुष्प की तरह एक नियोजित नगर के रूप में अवस्थित है। ठीक है, आगे इसमें बात करें तो ये जो अगला अदिस अबाबा के बाद एक नगर, जो दो नगरों के बारे में बात कर रहे थे, कैनबरा। कौन सा? कैनबरा। अब ये कैनबरा क्या है? अमेरिकी वास्तुकार जो है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, अमेरिका के थे वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, क्या नाम है? ग्रिफिन। अमेरिका के वास्तुकार थे वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। इन्होंने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। उद्देश्य में आप देखें तो ये 25,000 निवासियों के रहने के लिए उद्यान नगर की स्थापना थी। इसके प्रमुख 5 केंद्र थे, प्रत्येक अलग अलग कार्य के लिए थे। ठीक है, और ये केंद्रीय स्थल था। नगर के बहुत क्षेत्र खुले थे। ठीक है, तो आपके दो बड़े अदिस अबाबा, कैनबरा, वाल्टर बर्ली जो है वास्तुकार हुए 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में कैनबरा जो है इसका निर्माण किया गया। आगे हम इसमें देखें तो आगे जो आता है आपका वो आता है नगरीय बस्तियों के प्रकार। क्या आता है? नगरीय बस्तियों के प्रकार। अब नगरीय बस्तियां जो होती हैं आप सभी जानते हैं, नगरीय बस्तियां कहते हैं जिसे, ग्रामीण बस्तियां कहते हैं जिसे। अब जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़े थे, संयंत्र, प्रकीर्ण, फिर उनके प्रतिरूप भी पढ़े थे, तो ऐसे ही जो नगरीय बस्तियां होती हैं उनके भी प्रकार आप पढ़ेंगे, उनके भी प्रकार आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी आप यहाँ देखेंगे। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी आप यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है नगर। कौन सा आता है? नगर, जिन्हें हम नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है, केवल जनसंख्या के आकार को ही मापदंड नहीं माना जा सकता। ठीक है, नगरों में कार्यों के आधार पर, आप नगर का अनुमान लगाना है तो उनके कार्यों के आधार पर देख सकते हैं। इसमें निर्माण, खुदरा, थोक, व्यापार, व्यवसायिक आदि जो है सेवाएं संपन्न होती है, उन क्षेत्रों को नगर कहा जाता है। नगरों के बाद में जो आता है दूसरा आता है शहर की बात करें हम। किसकी बात करें? शहर। तो शहर भी आप जानते हैं, नगर भी आप जानते हैं। शहर ये एक अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देता है। लेविस मैमफोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च
और अधिक जटिल प्रकार की सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। ठीक है, वित्तीय संस्थान यहाँ होते हैं शहरों में, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय यहाँ होते हैं, यातायात केंद्र यहाँ होते हैं, इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए इसे मिलियन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो 1 मिलियन सिटी भी इन्हें कहा जाता है। जनसंख्या 10 लाख, नगर की बात कर रहे हैं, जनसंख्या 10 लाख, और 10 लाख जनसंख्या हो तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। मिलियन सिटी क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी। इसके बाद जो आता है, नगर हो गया, शहर हो गया, तीसरा जो आता है वो आता है सन्नगर। क्या आता है? सन्नगर। क्या आता है? सन्नगर। सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में, सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने, पैट्रिक गिडीज जो हुए, इन पैट्रिक गिडीज ने सर्वप्रथम सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग किया, कौन से शब्द का? सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सन्नगर किसे कहते हैं? 1915 में किया। और सन्नगर होते क्या है? मुख्य नगर के पास में जब नगरीय बस्तियों का विस्तार हो जाता है, मुख्य नगर के समीपस्थ क्षेत्रों में लोग जाकर के बसने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो नगरीकरण बढ़ने लगता है। जैसे दिल्ली के पास क्या बना? गुड़गांव बना, या नोएडा बना, और नोएडा से गुड़गांव, और गुड़गांव के समीपस्थ क्षेत्रों में भिवाड़ी का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई, सॉरी ये मैं बोल गया, दिल्ली मुंबई तो महानगर है, तो ये सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, ये सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। एक नगर के समीपस्थ और एक नगर का बन जाना, जैसे इसमें ग्रेट लंदन है, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब सन्नगर की श्रेणी में आते हैं, और भारत में इसके उदाहरण है। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है विश्व नगरी। विश्व नगरी, विश्व नगरी अब सीधा सा सिद्धांत है, आप देखें जनसंख्या बढ़ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व नगरी की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या इसमें बढ़ जाएगी। तो विश्व नगरी शब्द जो है इसे मेगालोपोलिस से बना है, मेगालोपोलिस। सन्नगर, ये मेगालोपोलिस, इसे विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1957 में इसे विशाल नगर भी कहते हैं, विशाल नगर। 1957 में जीन गोटमैन ने सर्वप्रथम विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया? जीन गोटमैन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे इसमें देखें तो 1957 बोला ना मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई, जीन गोटमैन, ये बड़ा नगर होता है, महानगर प्रदेश होता है, इसमें सन्नगरों का समूह होता है। ये विश्व नगरी की सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उदाहरण जो है यूएसए, सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में जहां उत्तर में बोस्टन, दक्षिण में वाशिंगटन नगर है। इसके बाद जो आता है वो आता है मिलियन सिटी। कौन सा आता है? मिलियन सिटी। पीछे भी मैं दिखा चुका हूं, मिलियन सिटी। अब मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो जाती है उन्हें मिलियन सिटी के अंतर्गत रखा जाता है। सन 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था। सन 1800 में लंदन जो है वो लंदन इस श्रेणी में आया था। किसमें? मिलियन सिटी में। 1850 में पेरिस आ गया, 1860 में न्यूयॉर्क आ गया, पेरिस 50 में, न्यूयॉर्क 60 में किसमें आ गया? मिलियन सिटी में आ गया। ठीक है, आज विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी हैं। वर्तमान में वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में हो रही है।
1975 में इनकी संख्या 160 हो गई और 2005 में 438। यहां देखो 2005 में 438, ये पुरानी बुक का आंकड़ा है, शायद नई बुक में बदल गया और देख लेंगे। 438 अभी भी मिलियन सिटी है, ज्यादा ही होंगी इनसे अभी। ठीक है, अब इनमें से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा जो यूरोप में, फिर एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, इस प्रकार से आप देखेंगे। विश्व की मेगा सिटियों के नाम में टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो कहां पर है? जापान में है। मेक्सिको का है, मेक्सिको में। दक्षिणी कोरिया में सियोल, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क, भारत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, लंदन, ये प्रमुख महानगर नगरों के नाम हम ले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और इनमें जनसंख्या जो होती है वो 1 करोड़ या 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। इसमें 25 लाख से 1 करोड़ के मध्य जो होती है जनसंख्या इस मिलियन सिटी में, 10 लाख से अधिक ही होती है। ठीक है, विकसित विकासशील देशों में बस्तियों की समस्याएं। अब मुझे ये बताइए, किसी भी जो बस्ती है, चाहे वो ग्रामीण बस्ती हो चाहे नगरीय बस्ती हो, उसमें कोई ना कोई समस्या तो होती है। पानी की समस्या, जनसंख्या अधिक की समस्या, रहने की समस्या, खान पान की समस्या, रोजगार की समस्या, दंगे फसाद, कच्ची बस्तियों की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाती हैं। तो पीने की है, विद्युत की है, मल निकासी की है, परिवहन की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कच्ची बस्तियां, कच्ची नगरीय बस्तियां जिन्हें हम कहते हैं, लूटपाट, डकैती, और ऐसे दिल्ली जैसे महानगर में बहुत सारे कांड होते रहते हैं। तो ये सब समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, नगरीय बस्तियों की भी समस्याएं होती हैं और ग्रामीण बस्तियों की भी समस्याएं होती हैं। समस्याएं दोनों जगह हैं। अब नगरीय बस्तियों की समस्याएं आपने इसमें देखी, बहुमंजिला मकान होते हैं। ठीक है, अब उनमें रहने की समस्या, फिर पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या। हमारे भारत में मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहर में धारावी एक कच्ची बस्ती है, जिसमें हजारों लोग सुबह सुबह टॉयलेट की लाइन में फ्रेश होने के लिए लगे होते हैं, डब्बा लेकर के। अब उसमें नंबर नहीं आए ना, आधे 1 घंटे 2 घंटे, तो पता नहीं भगवान जाने क्या होगा और कहाँ क्या होगा। ठीक है, इसलिए गंदगी और गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। दूसरे क्षेत्रों से आकर के रोजगार के लिए इन बड़ी नगरों में आते हैं, और इन नगरों में रोजगार जब नहीं मिलता है तो ये कच्ची बस्तियों में अपना निवास बना लेते हैं, जिससे बहुत सारी सामाजिक बुराइयां पैदा हो जाती हैं, या उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। क्या क्या होती हैं भाई? देखो, इसमें इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक समस्या, मैंने कहा कि रोजगार नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? रोजगार नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई लूटपाट करेगा, मर्डर करेगा। देखा जाता है नॉर्मली कुछ हजार रुपयों के लिए भी लोगों को मारने को तैयार हो जाते हैं, और ये पापी पेट ऐसा है, जब भूख न लगती है ना, तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकासशील देशों में शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त होता जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार की बुराइयां, सबसे ज्यादा तो आजकल वर्तमान में देखो, पहनावा ऐसे बदला है, खान पान ऐसे बदला है, रहन सहन ऐसे बदला है, मानसिकता इतनी गंदी और इतनी गंदी हो गई है, ऐसे बदल रहे हैं बिल्कुल कि जैसे बस क्या कहें, पत्ते झड़ जाते हैं ना वृक्ष से, ऐसे संस्कार झड़ गए हैं। ठीक है, आगे देखें, बहुसंख्य निवासियां होते हैं, उपलब्ध सुविधाएं नहीं होती, चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, शिक्षा की कमी होती है, इनमें लिंग अनुपात जो होता है वो बिगड़ जाता है, आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, पर्यावरणीय संबंधी, पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आती हैं। वही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, इस प्रकार की समस्याएं जो है वो सामने आती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब पर्यावरण की बात करें। आप सभी जानते हैं कि भाई, अगर
किसी भी क्षेत्र में गंदी बस्ती का निवास हुआ है तो वो नदी नाले के करीब या सड़े गले या कचरा वाले क्षेत्रों में या ऐसे झुग्गी झोपड़ियां बनाई जाती है जहाँ पर गंदगी फैलती है या पहले से गंदगी होती है, तो वो लोग भी दूषित क्षेत्र में रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और ये गंदी बस्तियां जो हैं ये भी फिर प्रदूषण करती हैं, ये भी गंदगी फैलाती हैं, फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में गंदगी जो है वो फैल जाती है। ठीक है, तो पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो भी सामने आती हैं। तो आपने देखा कि नगरीय बस्तियों में भी सामाजिक समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, ठीक है, सांस्कृतिक समस्याएं आती है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं आती है, हर प्रकार की समस्याएं नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगी। औद्योगिक अपशिष्टों से निकला हुआ, घरेलू अपशिष्टों से निकला हुआ जो न्यूनतम गंदा जल है या गंदा जल होता है, कचरा होता है, ठीक है, और ये डाल दिया जाता है और इससे क्या होता है, समस्याएं क्रिएट होती हैं। बिना शोधित किए इन्हें डाल दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थकर हो जाता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये समस्याएं हैं जो लगातार नगरीय क्षेत्रों में पनपती रहती है और नगरीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। ठीक है, मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए हमें ग्रामीण नगरीय संपर्क को अत्यंत आवश्यक रूप से जोड़ा रखने होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो कहाँ आती हैं, नगरीय क्षेत्रों में आती हैं। तो दोनों को एक दूसरे को जोड़ करके रखना होगा, तभी जाकर के दोनों की व्यवस्थाएं बन पाएंगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र अगर पूर्ति ना करें तो नगरों की हालत खराब हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए रोजगार के सृजन करने होंगे, आर्थिक अवसरों को बढ़ाना होगा, नगरीय क्षेत्रों समस्याएं जो है उन्हें सुधारना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं उन्हें सुधारना होगा, पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करना होगा, नगरीय रणनीति की योजना बनानी होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस प्रकार के विकास, नगरीय विकास किए जा रहे हैं। सबसे पहले नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं, आश्रय स्थल, यानी कि उनको निवास बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको पानी की सुविधा दी जा रही है, उनको चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, रोजगार दिए जा रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत जैसे देशों में और भी महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, राजकीय सुविधाओं तक पहुंच है, ऊर्जा के वैकल्पिक जो है उपाय किए जा रहे हैं। और आप देखें तो इसमें परिवहन, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी व अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो है इन क्षेत्रों को दी जा रही हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या हो जाए, इन समस्याओं से निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, फायदा मिल जाए। ठीक है, वो नगरीय समस्याएं समाप्त हो जाए, ग्रामीण समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आपने जो पढ़ा वो था नगरीय और ग्रामीण प्रकार समस्याएं, वो पूरा चैप्टर था। बुक पार्ट फर्स्ट यहाँ आपका आज कंप्लीट होता है। बुक पार्ट 2 आपकी शुरू होगी। बुक पार्ट फर्स्ट की एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें आप पूरे 10 चैप्टरों को पढ़ पाएंगे। ठीक है,